नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, अभी तक जो है हमने गुप्तकालीन राजनीतिक इतिहास और सांस्कृतिक, प्रशासनिक, आर्थिक इतिहास को देखा। अब जो है हम गुप्त काल के सांस्कृतिक इतिहास को देखेंगे और इसमें मुख्य रूप से हम उन चीज़ों को देखेंगे जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और सच कहूँ तो देखिए, ये टॉपिक बहुत बड़ा है और अगर इसमें केवल मैं अगर टेम्पल आर्किटेक्चर को ही ले लूँ तो इस पे 3-4 क्लासेस बन सकती है। लेकिन देखिए, अभी मेरा पूरा फोकस ये रहता है कि अभी मैं आपको प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को बताऊं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि नहीं, एक बार जब आप प्रीलिम्स वाली चीज़ों को तैयार कर लेंगे तो जब मेंस की मैं क्लासेस लूँगा उस दौरान जो है मैं इन सारी चीज़ों को डीप में और विस्तार से बताऊँगा। तो फ़िलहाल अभी मेरा पूरा उद्देश्य ये रहता है कि वनडे एग्ज़ाम में जितनी रिक्वायरमेंट है इन टॉपिक से और उसमें क्या महत्वपूर्ण है उसे बताना। तो आइए जो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, गुप्त काल में कला और साहित्य में मुख्य रूप से मैंने स्थापत्य कला और मूर्ति कला और साहित्य को ले रखा है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये रहती है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में मंदिर निर्माण की शुरुआत मानी जाती है वो इसी गुप्त काल से मानी जाती है। और सबसे प्राचीन प्रमाण जो है वो सांची में एक है, मंदिर संख्या 17। और आप ये जानिए कि गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण का चरण रहता है वो 5 चरण टोटल रहते हैं उसके, और एक विकास क्रम में है कि कैसे शुरू में मंदिर जो है केवल एक आयताकार घर की तरह बना दिए जाते थे, फिर उन पे जो है शिखर का निर्माण किया जाने लगा, शिखर के बाद प्रदक्षिणा पथ आने लगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए मेंस की हैं कि कैसे कैसे क्या डेवलप हो रहा है। अभी क्या है कि कुछ प्रमुख मंदिर, उनकी स्थिति क्या है और किस देवता से संबंधित हैं, वो चीज़ें अभी महत्वपूर्ण हैं और वो अक्सर ही पूछी जाती हैं, है ना, क्योंकि मिलान में अक्सर पूछ दिया जाता है मंदिरों के बारे में, तो हम उसे देखेंगे। तो देखिए, एक सबसे पहला जो प्राचीनतम साक्ष्य मैंने बताया, मंदिर संख्या 17। ये जो सांची का मुख्य स्तूप है या महास्तूप है, उसके जस्ट बगल में या पिछले हिस्से में आप कह सकते हैं कि मंदिर संख्या 17 है। और यह बेहद ही सामान्य मंदिर है। मतलब आप ये समझिए कि एक आयताकार कमरा बना हुआ है और आगे छोटा सा एक बरामदा टाइप का 2 पिलर पे खड़ा हुआ, और ढंग से कहा जाए तो आप उस मंदिर में घुस भी नहीं सकते। मैं गया हूँ उस मंदिर में और मैं आपको बताऊँ कि आप मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा सकते, इतना सकरा है। खैर अभी तो वो बंद है, एसआई वालों ने बंद कर रखा है, आप उसके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन देख के लगता है कि उस दरवाजे से अंदर नहीं जाया जा सकता है। तो ये सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है मंदिर का। अब इसके बाद देखिए, गुप्त काल में कुछ मंदिर हैं जो ईंटों के निर्मित हैं, तो उसके बारे में आप देख लीजिए, और ये बहुत बार पूछे गए हैं, कई एग्जामों में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो एक मंदिर है देखिए भीतर गांव का, और भीतर गांव कहाँ पड़ता है? कानपुर में। कानपुर का जो भीतर गांव का इष्टिका मंदिर या ईंटों का मंदिर इसको हम कहते हैं। और इस इष्टिका मंदिर में आप देखेंगे कि शिखर का विधान इस मंदिर में है, याद रखिएगा कि शिखर है यहाँ पे। फिर एक मंदिर है सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर, और ये सीरपुर पड़ता है आपके छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में, तो आप इसको भी याद रखिए। फिर एक मंदिर है पहाड़पुर का मंदिर, और ये पहाड़पुर जो है वो राजशाही ज़िला यानी बांग्लादेश में भी स्थित है। तो ये 3 प्रमुख मंदिर हैं जो ईंटों से निर्मित हैं, इसे हमें ध्यान रखना है। और कहाँ स्थित है ये मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए, एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है गुप्त युगीन, ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और यह पंचायतन शैली में बना है। पंचायतन शैली क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मुख्य मंदिर होता है उसके चारों कोनों पे 4 मंदिरों का यानी सहायक देवताओं के मंदिरों का निर्माण किया जाता है, और 5वां मंदिर मुख्य जो केंद्र में होता है, तो इसे पंचायतन शैली कहते हैं। अब देखिए, ये जो दशावतार मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, और अभी जो ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में स्थित है। तो आपको इसका जिला याद रखना है और किस भगवान से स्थित है, संबंधित है, तो विष्णु से, और शैली क्या है? पंचायतन है इसकी। पंचायतन शैली का ये प्राचीनतम मंदिर है। और आप ये जानिए कि इसमें वक्र रेखीय शिखर भी, और सबसे अच्छा शिखर प्राचीनतम मंदिरों में इसी में पाया जाता है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। फिर एक मंदिर है देखिए विष्णु भगवान का, ये है तिगवा का मंदिर, और ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद एक मंदिर है भुमरा का, ये शिव का मंदिर है, और ये मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। फिर एक मंदिर है नाचना कुठार मंदिर, ये जो है पार्वती को समर्पित है, और ये मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में स्थित है। अब उसके बाद एक मंदिर है देखिए मुकुंददर्रा मंदिर, ये जो है आपका कोटा राजस्थान में पड़ता है, और ये भी भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके बाद एक मंदिर है गोप मंदिर, और ये वर्तमान समय में गुजरात में स्थित है। फिर एक मंदिर है द पर्वतिया मंदिर, ये असम राज्य में स्थित है।
अब इसके अलावा इन प्रमुख मंदिरों के अलावा एक फैक्ट आप याद रखिए कि इस समय एक मंदिर था, पहले ये शिव मंदिर था, मनियार मठ। ये वृत्ताकार आकृति में है मनियार मठ, और ये भी ईंटों से निर्मित है। आपको इसे भी याद रखना है, मनियार मठ को भी। अब इन प्रमुख मंदिरों के अलावा इस समय देखिए एक प्रमुख स्तूप का निर्माण होता है, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इससे परिचित होंगे, धम्मेक स्तूप। आप सारनाथ में एक ढोलक के आकार का ईंटों का स्तूप देखते हैं, धम्मेक, वो जो है इसी समय बनाया गया था, धम्मेक स्तूप। अब स्तूप के अलावा देखिए इस समय गुहा स्थापत्य का भी कार्य चल रहा था। तो अगर हम देखेंगे प्रमुख ब्राह्मण गुहा के बारे में बात करें तो इस समय विदिशा में एक जगह है उदयगिरी, और उदयगिरी जो है इस बार IAS के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो उदयगिरी में देखिए वैष्णव और शैव दोनों संप्रदायों से संबंधित गुहाओं का निर्माण किया गया है। और जब आप यहाँ जाएंगे उदयगिरी में तो यहाँ पे भगवान विष्णु का वाराह अवतार दिखाया गया, और किस तरह से वो पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं उसका बड़ा स्पष्ट अंकन है। सड़क से जस्ट बगल में ये पहली गुहा जो है, मेन गुहा, वहाँ पे ही ये मिल जाएगा। और इसके बाद जो देखिए यहाँ पे शिवलिंग भी आप पाएंगे, कई गुहा में निर्माण है। और आपको याद होगा कि नहीं, मैंने सनकानिक महाराज का उल्लेख किया था जब मैं पढ़ा रहा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, तो उसका जो अभिलेख है वो यहीं से मिला हुआ है। अब इसके बाद देखिए कुछ गुहा बनाए गए हैं अजंता और बाग में भी, लेकिन वो पेंटिंग से रिलेटेड है, तो उसे उस पेंटिंग्स में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ देखिए इसके बाद गुहा स्थापत्य के बाद मूर्तिकला का भी विधान देखते हैं। तो इस समय जो मूर्तिकला का सबसे प्रसिद्ध केंद्र रहता है वो है सारनाथ, और सारनाथ कला केंद्र में विभिन्न तरह की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। बुद्ध धर्म से संबंधित भी मूर्तियाँ हैं और भी कई तरह की मूर्तियाँ। लेकिन उन मूर्तियों के अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ 3 प्रमुख मूर्तियां मैंने यहाँ लिख रखी है, और इसलिए लिख रखी है कि ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इनके मीडियम क्या रहे हैं और किसकी है ये आप जान लीजिए। तो देखिए एक मूर्ति है सुल्तानगंज, ये बिहार के भागलपुर में पड़ता है, और ये ताम्र की यानी तांबे की आदमकद प्रतिमा बुद्ध की है। फिलहाल अब ये मूर्ति जो है आप दुर्भाग्य से हमारे देश में नहीं है, ब्रिटिशर्स ने इसको उठा के इंग्लैंड के म्यूजियम में रख दिया है, लंदन के। तो सुल्तानगंज की प्रतिमा याद रखिएगा, और ये तांबे पे निर्मित है, इसको याद रखिएगा। और किसकी है ये? तो बुद्ध की मूर्ति है। उसके बाद एक प्रतिमा ऋषभ देव की पाई गई है, जैन तीर्थंकर हैं, और ये चौसा से पाई गई है, ये भी बिहार में स्थित है, और ये कांसे की बनी हुई है। उसके बाद एक प्रतिमा देखिए अहिछत्र से पाई गई है, अहिछत्र बरेली में पड़ता है, और ये गंगा यमुना की प्रतिमा है, और ये भी आदमकद प्रतिमा है, और ये मृण मूर्ति यानी मिट्टी की बनी हुई है। तो आप ये देखिए कि इस समय जो है पाषाण पे, ताम्र पे, कांसे पे, और उसके बाद मृण मूर्तियों का निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा था। और आयरन को अगर देखा जाए, आयरन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो मेहरौली का लौह स्तंभ आप देख रहे हैं, तो किस तरह से धातु प्रौद्योगिकी भी इस समय कितने एडवांस कंडीशन में थी वो हम देखते हैं। और इन्हीं सब कलाकृतियों के चलते और साहित्य की विशालता और विपुलता के चलते ही गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। तो ये मेंस का खैर टॉपिक है, बाद में डिस्कस किया जाएगा, तो ये आप इतना देख लीजिए। देखिए इस समय जो है बहुत सारा साहित्य में लिखा गया और बहुत बड़ा साहित्य संसार है गुप्त काल का, लेकिन मैंने बस उन चीज़ों को लिया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। अब आप उसको देख लीजिए। तो इस समय आप देखिए कालिदास रहते हैं, एक बहुत बड़े संस्कृत के रचनाकार हैं। इनकी रचनाओं को देखिए तो इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, पहला है रघुवंशम और दूसरा है कुमार संभव। उसके बाद इनके 2 खंड काव्य हैं, ऋतु संहार और मेघदूतम। आप याद रखिए कि इन रचनाओं को पूछ के यही पूछ सकता है कि नहीं खंड काव्य है, महाकाव्य है, क्या है कैटेगरी, वही पूछ सकता है, तो इसलिए आप इसको याद रखिए। फिर इनके नाटक हैं, 3 प्रमुख नाटक हैं इनके। मालविका अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र की कहानी है इसमें। विक्रमोर्वशीय, पुरूरवा और उर्वशी की कहानी है। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला और दुष्यंत की कहानी। इसके बाद देखिए 2 प्रसिद्ध रचनाएं विशाख दत्त की हैं, मुद्रा राक्षस और देवीचंद्र गुप्तम, जिसमें आप देखिए देवीचंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस ये बहुत पूछा जाता है, मिलान वाले में आपको ये मिल जाएगा। फिर एक रचना देखिए शूद्रक की है, मृच्छकटिकम, मिट्टी की खिलौना गाड़ी इसका हिंदी रूपांतरण होगा। और ये एकमात्र रचना है गुप्त काल की जो समझिए दुखांत है, यानी इसका अंत जो है वो ट्रेजेडी से होता है। सारी रचनाएं जब आप देखेंगे तो वैसे भी भारतीय साहित्य परंपरा की ये विशेषता रही कि यहाँ सारी चीज़ें सुखांत लिखी गई। यहाँ अंत मध्य में चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, शुरू में चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जब हम अंत में आते हैं तो हमेशा सुखद अंत इसका होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जो मृच्छकटिकम है ये ट्रेजेडी है यानी दुखांत। और हम देखते हैं कि जो
ट्रेजेडी नाटक लिखने का चलन था, ये पश्चिम में बहुत ज़्यादा रहा। हम देखेंगे शेक्सपियर के जितने भी नाटक रहे हैं वो सब ट्रेजेडी रहे। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा स्पेशल है आपका मृच्छकटिकम। इसके बाद देखिए, ये साहित्यिक ग्रंथों के अलावा अब कुछ विज्ञान से संबंधित और गणित से संबंधित रचनाएं हैं। मैं उसके बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, जो प्रीलिम्स के हिसाब से ज़रूरी है उसको आप बस जानिए। देखिए, एक गणितज्ञ रहते हैं आर्यभट्ट, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, इनकी रचना है आर्यभट्टियम, ये बहुत प्रसिद्ध है। फिर एक आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं वराहमिहिर, इनकी 2 रचनाएं हैं, पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक और लघु जातक। हैं तो कई, लेकिन यहाँ मैंने 3 लिख दी हैं। फिर एक गणितज्ञ हैं आपके ब्रह्मगुप्त, इनकी 2 रचनाएं ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य। इसके बाद 2 रचनाएं आप देखिए आयुर्वेद की हैं, 2 वाग्भट्ट की रचना है, एक है अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, जिसमें अष्टांग हृदय आपसे खूब पूछा गया है। इसके बाद एक देखिए पशु चिकित्सा यानी हस्तायुर्वेद लिखी है किसने, पालकप्य ने। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए, ये एक तरह से आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो आप याद रखिए कि फैक्चुअल चीज़ें हैं, प्रीलिम्स में फैक्ट ही पूछा जाता है और वनडे एग्जाम में फैक्ट की ही भूमिका है। आप चाहे यूपीएससी दीजिए, स्टेट पीएससी दीजिए, एसएससी दीजिए, हर जगह आपको फैक्ट की ही भूमिका रहेगी। और आपको जब फैक्ट याद होगा तभी आप वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, चाहे वो मतलब मिलान के लिए दे दें और चाहे कूट बना के दे दें। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और जब मैं मेंस के लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा तब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताऊँगा, और तब थोड़ी क्लास हमारी लंबी होगी। अभी मेरा ये टारगेट है कि आपको कम से कम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें एक तरह से मैं प्रीलिम्स के लिए तैयार करा दूं। उसके बाद जो है हम मेंस पे चर्चा शुरू करेंगे। तो आज की क्लास फ़िलहाल इतनी ही, अब आगे जो है हम गुप्तोत्तर काल में कल शुरू करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।